नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल से संबंधित घटना चक्र के क्वेश्चनों को, जो कि पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर के विभिन्न आयोगों के। ठीक है, अभी तक हमने 4 क्लासें लगभग की घटना चक्र की ले ली, जिसमें आपने अभी तक पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन, वैदिक काल, फिर उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद फिर आपने 6ठी शताब्दी तक पूरी कहानी, 6ठी बीसी तक टोटल पूरी कहानी अपने बौद्ध जैन के साथ खत्म कर ली। अब आज का जो सीरीज है वह है, आज का जो टॉपिक है हमारा वह है मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है घटना चक्र में उसको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर, मतलब भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया, और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य, जो ब्रिटेन वाले भारत पर कब्जे किए थे, उससे भी बड़ा है था। ठीक है, उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकबद्ध भी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपका आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सेम क्वेश्चन। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है। तो मौर्य काल सबसे पुराना राजवंश। इसमें कोई डिस्कशन करने जैसी कोई बात नहीं है, केवल जो सेम क्वेश्चन है उसको केवल आंसर ही बता के निकल लो, आगे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका समय काल है जो मौर्य का, वह है 321 बीसी से लेकर 184 बीसी तक। आप याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है वह है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त को विशाख दत्त जो है, इन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी बताया गया है। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता था। ठीक है, जो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इस तरीके से किसने किया था, जो सैंड्रोकोटस किसके नाम से जाना जाता था, किसे कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया। तो ऑप्शन आपको बता दें, जस्टिन ने किया। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य मतलब चाणक्य, समझ रहे हैं, कौटिल्य मतलब चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से विख्यात थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम एकछत्र सम्राट बना, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए थे। ठीक है, उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं कौटिल्य। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार क्वेश्चनों में आया है उसका नाम। ठीक है, नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत के राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। ठीक है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो यहाँ पे आपको बताया था विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन सी है आपका, विष्णुगुप्त नाम से। और कुछ नाम इनको जो कहा जाता था, जैसे पच्छिल भी कहा जाता था, और फिर चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, इस तरीके से द्राविल भी कहा जाता था, इस तरीके से कुछ और नाम थे। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, सीधा क्वेश्चन, सेम टू सेम, विष्णुगुप्त ऑप्शन। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो नाम तो यहाँ पे देखेंगे आपको लगेगा कि अर्थशास्त्र तो अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक संबंधों से संबंधित है, लेकिन यह आर्थिक संबंधों से न संबंधित होकर यह राज्य व्यवस्था, विदेश नीति की व्याख्या करता है, यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ई
सही है, क्योंकि सही तो इसमें से देखो दोनों चीजें हैं, या दोनों भी हैं, तो उपर्युक्त में से एक महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होगा। ठीक है, और इस पुस्तक में दोस्तों चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, जिसमें स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र का उल्लेख किया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो देख लेते हैं दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो दोस्तों अभी आपको बताया था वहां पे व्याख्या में, 7वां अंग मित्र था। ठीक है, और इसे कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत में 7वें स्थान दिया गया है, यानी 7वां स्थान इसको प्राप्त है। सुहृद, सुहृद जिसे मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद मित्र होते हैं जो राज्य के कान का दर्जा दिया है। ठीक है, राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, उनका विनाश अवश्यंभावी है। ठीक है, तो यह बात बताई गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो दोस्तों आपको पता है कि राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, अब कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने की कानूनी हक मिलता था। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें से पहला दूसरे ऑप्शन सही है, यानी कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, यानी उसे दास का दंड दिया जा सकता है कि अब दास बनेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मतलब अगर स्त्री उसी मालिक के पुत्र को जन्म दे दिया तो वह दास के दर्जे से मुक्त हो जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है, क्योंकि यह भी एक राजनीति शास्त्र से संबंधित प्राचीन पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके शासनकाल में डाइमेकस और कहीं डीमेकस भारत आया था, यह भी मतलब बोल रहा है। तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, और इसे भेजा था एंटियोकस प्रथम ने। ठीक है, जो कि सीरिया का राजा था। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है बुद्धघोष के समंत पासादिका में। समंत पासादिका बहुत इंपॉर्टेंट है। समंत पासादिका किसकी रचना है? तो बुद्धघोष की रचना है। इसमें देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्धघोष की समंत पासादिका ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा था। ठीक है, उपराजा कहाँ का था? उज्जैनी का। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपद में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी महिष्मती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो सब समझ लो कि आप लगभग 4वीं BC की बात कर रहे हैं, तो उस समय कहाँ पे ये सब होगा कि क्या कहते हैं, ईंट पत्थर इतने ज्यादा व्यवस्था, तो ये बना था आपके दोस्तों लकड़ी का। ठीक है, बिहार में पटना पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदीबाग तथा कुम्भरहार में की गई खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इस प्रकार प्रकाश में लाने का श्रेय इस पुनर महोदय को है। बुलंदीबाग नगर से परकोटे के अवशेष एवं कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त है? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। तो दोस्तों बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों मौर्य राजा कौन थे दक्कन की विजय जिन्होंने प्राप्त की थी? वह थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उनका साम्राज्य देख ही रहे हैं कि आप सबसे बड़ा साम्राज्य अभी तक का माना जाता है भारत में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है इस बात की। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अवशेष के रूप में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है? तो इसका आंसर भी वही डी होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो किससे प्राप्त होता? तो उससे प्राप्त होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र जो कि गुजरात क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे वह सिद्ध होता है कि वह पश्चिम भारत का एक भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सम्मिलित था वह प्रमाणित होता है गुजरात के बारे में पूछ रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में यानी शासन में सम्मिलित था या प्रमाणित होता, तो किससे प्रमाणित होता है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि 150 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को भारत राजा ने हराया था। तो सेल्यूकस जो था उसे हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में हराया था। ठीक है, 305 बीसी में, बहुत महत्वपूर्ण है भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ऑप्शन सी आपका 305 बीसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र है, अब यह किससे संबंधित है, यानी किस काल से संबंधित है, किस राजा से संबंधित है बताना। पहला ऑप्शन दिया है कनिष्क से उसके मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में, हर्ष के राज्यरोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो दोस्तों यह आपका स्थान है सी, इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में करने वाला एकमात्र शासक था, एकमात्र वंश था कह सकते हैं इवन, वह था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही होगा, ए अशोक ने करी थी। ठीक है, अशोक ने अपने प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ही ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा इनके त्रिविध आयाम थे। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में हमारे पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों श्रीलंका पर अशोक ने कब्जा नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि अशोक ने चोल, पांड्य, सातिपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? तो दोस्तों आपको बता दें, द्वितीय अभिलेख में अशोक के दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, चोल, पांड्य और सतीपुत्र और केरलपुत्र, इन 4 लोगों का नाम का उल्लेख उन्होंने दूसरे अभिलेख में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम अशोक ने अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वर्ण, संपूर्ण प्राणी जाति के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के पद पर प्रतिबंध लगवाए। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई एवं कुएं भी खुदवाए। ठीक है, अशोक
ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि, देव नाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। ठीक है, देवों का प्रिय, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर, इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो आपको दिया है 4 ऑप्शन, अशोक के अभिलेखों में, दीपवंश में, महावंश में या दिव्यावदान में। इनमें बताना है कि किसमें मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें, एक दीपवंश में और एक महावंश में, इन दोनों में ही अशोक के बौद्ध समिति होने का, तृतीय बौद्ध समिति होने का अशोक के समयकाल में को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 और 3। और ये दोस्तों एक बात और है कि ये सिंगली अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश एवं महावंश। ठीक है, अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र द्वारा की गई थी, जो कि बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो आपको बता दें कि पाटलिपुत्र में की गई थी, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आपको पहले दिया चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार, चौथा दशरथ। तो इसमें से यह बताना है कि कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों इसमें से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, एक तो अशोक थे, ठीक है, बताइए, तो एक उसके ही जो पुत्र था या पौत्र था, समझ रहे, इसी दोनों में से कुछ था, वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस तरीके से दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा और आपका डी आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, पौत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रज्जुक थे। तो दोस्तों रज्जुक जो थे वह मौर्य शासन में अधिकारी कहे जाते थे, रज्जुक। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभलेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, तो उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपका होगा, ऑप्शन बी सही है। सार्थवाह किसे कहा जाता था। तो सार्थवाह दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, या फिर महाजनों को, या फिर तीर्थ यात्रियों को। तो दोस्तों सार्थवाह कहा जाता था, यह जो व्यापारियों के काफिले होते थे उन्हें बोला जाता था सार्थवाह प्राचीन काल में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, युक्त जो कहा था, सॉरी, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों, कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामिन, ठीक है, अमरकोश के टीकाकार कौन थे, क्षीर स्वामिन ने लिखा, जो पूंजी द्वारा व्यापार करने पांथों को अगुआ प्रमुख या अध्यक्ष हो वह सार्थवाह है। सार्थान सघनान शर्तो या पांथान वहति सार्थवाह। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही होगा, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ऑप्शन दिया अग्रहारिक, फिर युक्त, फिर प्रादेशिक, फिर रज्जुक। तो दोस्तों अग्रहारिक जो थे यह मौर्य प्रशासन के हिस्से नहीं थे, बाकी लोग मौर्य प्रशासन के हिस्से थे, जिसमें से युक्त होते थे जो जिले के अधिकारी होते थे, जो राजस्व वसूल करते थे। ठीक है, युक्त। और रज्जुक थे वे पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में न्यायिक अधिकार भी इन्हें प्राप्त कर दिया गया था। ठीक, दे दिया गया था। और प्रादेशिक जो थे वह मंडल का प्रधान अधिकारी था, उसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था, इस तरीके से उसे प्रादेशिक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया था। ठीक है, यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, यह सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो दोस्तों सांची को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप का दर्जा अभी तक दिया गया है। ठीक है, स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी बीसी, 3री बीसी में हुआ था। ठीक है, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसे स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के समय बनवाया गया था।
जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ। यह स्तूप बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनवाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सेम क्वेश्चन, अशोक। ठीक है, विश्व पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी है। तो दोस्तों सांची का जो प्राचीन नाम है वह काकड़ाम भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे, क्या कहा जाता था? काकड़ाम। और यह दोस्तों जो सांची है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेती यानी स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी, चेती गिरि भी कहा जाता है। ठीक है, 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम काकनाड महाविहार मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है तथा स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष एवं स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में अर्धगोलाकार स्मारक प्रस्तर से आदाच्छित किया गया था। ठीक है, आच्छादित किया गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो भरहुत का पूछा गया है मोटा मोटी कि भरहुत का जो स्तूप था वह किस राजवंश में बनाया गया। ठीक है, तो भरहुत का जो स्तूप है वह दोस्तों बनाया गया था अशोक के समय। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अशोक का कहीं भी बात नहीं हुई। चोल का बात हुआ, कुषाण युगीन, शुंग सभ्यता, शुंग कालीन, यह सब बताया, गुप्त कालीन, लेकिन अशोक की बात नहीं हुई। तो इसे आप इसमें अनुत्तरित प्रश्न में टिक मारेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? दोस्तों यह मिलता है सांची के स्तूप पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची में दिया है स्थान और दूसरी सूची में दिया है स्मारक या भग्नावशेष। ठीक है, तो पहला दिया है स्थान में कौशाम्बी, फिर कुशीनगर, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, और सूची 2 में दिया है धमेक स्तूप और घोषिताराम मठ, राणा भर स्तूप और सहेत महत। तो दोस्तों सहेत महत तो श्रावस्ती है, धमेक सारनाथ का हो जाएगा, कुशीनगर का राणा भर हो जाएगा और कौशाम्बी का घोषिताराम मठ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो भी कोट होगा वह होगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? यानी अशोक जो तीर्थ यात्रा पर गए तो कहाँ सबसे पहले गए? तो दोस्तों इसमें पहले गए थे वह लुम्बिनी से फिर कपिलवस्तु के बाद फिर गया के बाद फिर वह गए थे सारनाथ, और सारनाथ के बाद कुशीनगर और अंत में श्रावस्ती। इस तरीके से अगर इसका देखा जाए तो 1 यानी 2 4 2 1 3, ठीक है, 5 और 6, तो इस तरीके से इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है इंस्क्रिप्शन में क्या है, कौन सी भाषा है? तो दोस्तों इसका है बी ऑप्शन सही है, प्राकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन स्तंभ खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों सी शाहबाजगढ़ी जो है यह अभिलेख शाहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो दोस्तों जो सबसे पहले प्राचीनतम शिलालेख बने थे वो प्राकृत भाषा में बने थे, अशोक मौर्य काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है? तो दोस्तों यह सबसे पहले पत्थरों की पट्टिकाओं पर किया गया है। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को दोस्तों सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन सी आपका सही है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा, ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
तो दोस्तों सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, ठीक, सेम क्वेश्चन है वही, ठीक। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन प्रथम अंग्रेज था, तो वही जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो किस भाषा में थे, वह थे खरोष्टी लिपि में, ठीक है। वह स्थान जहां प्राक अशोका ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो दोस्तों प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है श्रीलंका के अनुराधापुर में, ठीक है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पिपरावा, सोहगौरा और महास्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो दोस्तों जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वह खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। खरोष्टि लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप, ग्रोटेनफेल्ड और लेसन आदि विद्वानों द्वारा दी गई, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत की यह लिपि थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो दोस्तों दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है, तो वह हुआ है दोस्तों प्रियदर्शी नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से प्रदर्शित हुआ है, यानी किस नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी, ऑप्शन बी आपका सही है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रियम के रूप में किया गया है, तो दोस्तों यह किया गया अशोक के लिए, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, पहला है इस पर बढ़िया पॉलिश है, ठीक है। दूसरा है यह अखंड है। तीसरा है स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। और चौथा ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो दोस्तों यह गलत है, यह स्थापत्य संरचना के भाग नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से इनका निर्माण कराया गया है, यानी किसी स्तंभ स्थापत्य संरचना में इसको नहीं लगाया गया इन स्तंभों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर, ठीक है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियो अशोक यानी राजा अशोक लिखा गया, तो यह लिखा गया कंगन हल्ली, ठीक है, कंगन हल्ली अभिलेख से, ठीक है, शिलालेख से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये दोस्तों कंगन हल्ली जो है वह कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे है, ठीक है। निम्न में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है, तो दोस्तों मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है, ठीक है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, अतः अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, कुडिगोलम एवं लघु शिला लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न लिखित अभिलेखों में से किस एक अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है, दोस्तों वह है मास्की का लघु शिलालेख, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक अभिलेख का नाम उल्लेख हुआ है, यानी किस एक अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है, तो दोस्तों वह हुआ है गुर्जरा में भी, ठीक है। गुर्जरा और मास्की और नेट्टूर, इन सब में मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और कुडिगोलम में लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लिखित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ संबंधित है, तो दोस्तों अशोक का रुम्मिनदेही जो है वह है अशोक के जन्म से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों गुर्जरा शिलालेख जो होगा वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है, तो दोस्तों वह है भाब्रू स्तंभ, ठीक है, जहां पर प्रथम बार अशोक ने खुद को सम्राट बताया है, ठीक है। कालसी प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कालसी जो प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, तो दोस्तों कालसी देहरादून में
जो है वहां मिली है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। यह निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब एक युग में दिया अशोक के प्रमुख शिलालेखों को, स्थानों को, और वह दिया है दूसरे युग में वह स्थान जिस राज्य में है। पहले दिया धौली, तो यह सही है। ठीक है, एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश, यह भी सही है। ठीक है, जौघड़, जौघड़ जो है यह भी सही है। और यह कर्नाटक वाला कालसी कर्नाटक में न होकर उत्तराखंड में, तो यही गलत ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल सॉरी दूसरा वाला जो था ये जौघड़ भी, यह भी उड़ीसा में ही है, तो इस तरीके से यह दोनों गलत है। ठीक है, और तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा केवल 2 युग में। ठीक है, एर्रगुड़ी और सॉरी जौगढ़ और कालसी वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है आपका। 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण के बारे में प्रमाण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों यह है अशोक के 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगर युद्ध की बात करें तो यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात यानी 261 बीसी के समय घटित हुई थी। बस इतना ही जान लो इसमें। ठीक है, और कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता 13वें शिलालेख। सेम क्वेश्चन वही दे दिया है इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो दोस्तों है अभिलेख विजय का वर्णन जो है वह है हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि खारवेल का है। ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से ले गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाए जाने का उल्लेख मिलता है। ध्यातव्य अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेखों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों वह है शिलालेख नंबर 12। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। शिलालेख नंबर 12 में अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई धार्मिक सहिष्णुता का पालनीय उपाय बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो क्या दिया वह देख लो पहले। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रमुख शिलालेखों के संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं कि उनमें से निम्नलिखित सम्मिलित है। तो जो संगम राज्य मतलब जो यानी कि दक्षिण भारत के राज्य, तो उसमें कौन से बताते? तो वह बताते दूसरे और 13वें शिलालेख। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो दोस्तों यह सातवाहन में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज्य ने संबंधित कहाँ का शासक था? तो दोस्तों वह था मिस्र का शासक। ठीक है, तो एक बात और बता दें, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिसमें अंतियोक यानी एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था, तुर्मा या तुर्मा टालेमी जिसे बोला जाता था सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, एंटिकने जिसे एंटिगोनस गोनातास मैसिडोनिया मैकेडोनिया का राजा माना गया और मग साइरीन का राजा माना गया, तथा अलिक सुंदर यानी अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा माना गया। ठीक है, अब आप बताइए अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो दोस्तों यहाँ मिस्र का राजा था। ठीक है, तुर्मे यानी टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजनयिक संबंध है? तो लोग मौर्य के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो दोस्तों अशोक के धम्म का मूल संदेश था बड़ों का सम्मान भी था, धार्मिक सहनशीलता भी था, सत्य बोलना, कल्याण करना, पाप को कम करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इसमें एक से अधिक पोर्शन सही हो जाएंगे। ठीक है,
तो आपका ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख के पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर लगाई गई थी। तो यह किसमें बताएगा? तो यह बताएगा चौथे या नहीं 5वें अभिलेख में। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया? अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में यह लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सहस्रों जीव मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों ही भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया गया, जैसे तोता, मैना, अरुड़ा, जंगली बत्तख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटी, अस्थिरहित मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर, ऐसे चौपाई जो खाए न जाते हों और अन्य किसी काम में न आते हों। ठीक है। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, 30 और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य जानवरों की बर्थियां न किया जाए। ठीक है। 30 से पुनर्वस और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित है प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो दोस्तों कौन सा है? बस सोहगौरा वाला ही है। ठीक है। सबसे पहले सोहगौरा, यह देखो जो है पोर्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए दिया है इसमें, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था, कारण बताया है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसमें कह रहा है कौन सा कूट सही होगा? तो दोस्तों ये दोनों ही सही होंगे, यानी कि कथन भी सही होगा और कथन और कारण भी सही होगा, और दोनों कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक सुधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, कारण दिया है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो दोस्तों इसमें है कि जो यह विद्रोह वाली बात गलत है। ठीक है। विद्रोह वाली बात गलत है, तो इस तरीके से आपका ए सही आर गलत माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भारत में किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों मेगस्थनीज जो था वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। मेगस्थनीज दूत था, सेल्यूकस का दूत था। ऑप्शन ए सही। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, तो किसमें किया था? वह मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका में किया गया। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो 7 श्रेणियां जो बताई गई है, दार्शनिकों की, कृषकों की, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री तथा उपदेशकों को लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? दोस्तों 7 श्रेणियों में किया था। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? दोस्तों मेगस्थनीज के इंडिका में ऐसा बताएगा। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो दोस्तों यह है मेगस्थनीज के इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो दोस्तों टैक्स छुपाने के लिए आप सीधे मृत्यु दंड की बात कही है इंडिका में। ठीक है। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। इनकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना होता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वह इंडिका में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों वह करता है मेगस्थनीज के इंडिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका नाम है। ठीक है। इंडिका का मूल लेखक कौन होता है? मेगस्थनीज है। सेम टू सेम वही देख रहे हो, इंडिका का लेखक मेगस्थनीज, इंडिका का लेखक मेगस्थनीज, बहुत फेमस है, समझ ले रहे हैं। इसका बार बार क्वेश्चन आएगा तो आप इसे रट घोट पी लीजिए। ठीक है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो दोस्तों इसमें क्या है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण आज से नहीं मौर्य काल से चल रहा है। ठीक है।
मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिनका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि आज भी चल रहा है, सेम टू सेम कहानी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो दोस्तों कौन सी सही है आप बताइए। द्रोणमुख स्थानीय संग्रह कर वाटिका, स्थानीय कर वाटिका द्रोणमुख संग्रह, स्थानीय द्रोणमुख कर वाटिका संग्रह, स्थानीय द्रोणमुख संग्रह कर वाटिका। तो इसमें से सही बात बताए तो कौन सा है? पहले हो जाएगा संग्रह, ठीक है, फिर हो जाएगा कर वाटिका या खारवटिक जिसे बोलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा द्रोणमुख, फिर हो जाएगा स्थानीय। तो कौन सा ऐसा संग्रह कोई नहीं मिल रहा, तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? पहला है संस्कृति कला साहित्य, यानी किसका विकास उन्होंने किया था? सोने के सिक्के, हिंदू पुस्तक साम्राज्य विस्तार, और सी वाला पोर्शन है प्रांतीय विभाजन। तो दोस्तों इसमें से उन्होंने ये वाला पोर्शन हटा दो, सोने के सिक्के इन्होंने नहीं बनाए थे, तो इस तरीके से ए सी डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाग एवं बलि थे, तो भाग और बलि राजस्व के स्रोत माने जाते थे, ठीक है, मौर्य काल में, और लगभग हर काल में ही यही थे, ठीक है। मौर्य काल में भूकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो दोस्तों वह सीता अध्यक्ष द्वारा किया जाता था, ठीक है। सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जिसकी एग्रोनॉमी जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसायों व्यापार का वसूलता था, व्यापार कर, ठीक है। आंकड़ाध्यक्ष यानी आंकड़ाध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। सीता अध्यक्ष सी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था? तो दोस्तों यह थी राज्य की भूमि से प्राप्त आय, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, मौर्य परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो दोस्तों समाहर्ता को राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज भी एसडीएम को उप समाहर्ता बोलते हैं ना, तो वही बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो दोस्तों तौल माप का प्रभारी पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। ध्यान दे रहे हैं, नायब ये बंदरगाह वगैरह से नहीं संबंधित है, ध्यान देना, बहुत इसमें थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है। पौतवाध्यक्ष तौल माप से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों यह मार्ग निर्माण से संबंधित था मौर्य काल में, ठीक है, एग्रोनॉमी। ये है पंकोदक संनिरोध है, मौर्य प्रशासन द्वारा लिया गया जुर्माना था। पीने के पानी को गंदा करना, सड़क पर कीचड़ फैलाना, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर। दोस्तों यह था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों, मिलान करने को कह रहा है। इसमें सूची 1 में अधिकारी दिया है और सूची 2 में तलार कार्य दिया है, ठीक है। ऑप्शन अधिकारी में देखे तो तलार, अट्टकोल, सहसाधिपति, बलाधिप दिया है, और इसमें दिया चुंगी का संरक्षक, चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी। तो कौन सा इसमें मिलान करना है तो आपको बताना है। यहाँ मिलाया है तलार को, मिलाया है रात्रि सुरक्षा का अधिकारी, फट्टकोल को ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी बताया, सहसाधिपति को चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी बताया, और बलाधिप को चुंगी का संरक्षक बताया। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही सुमेल होता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो दोस्तों मौर्य काल में तक्षशिला प्रमुख केंद्र था शिक्षा का, ठीक है, जो कि वैशाली, समझ रहे हैं। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र या विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में आए? पहला धर्म महामात्र, दूसरा धर्मस्थी, तीसरा रज्जुक, चौथा कंटक शोधन। तो दोस्तों इसमें से धर्मस्थी और कंटक शोधन आए थे, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। और जो धर्मस्थी थे वो कंटक शोधन थे, जो धर्मस्थी थे वह दीवानी वाला था, और कंटक शोधन फौजदारी वाला था। और धर्मस्थी में प्रतिष्ठा थे, फौजदारी वाले में व्यवहारिक दीवानी वाले में थे। फौजदारी वाले में प्रतिष्ठा थे, व्यवहारिक वाले में दीवानी थे, ठीक है, न्यायाधीश को बोला जाता था ऐसा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? तो दोस्तों यह व्यवसाय था मागधों का, समझ रहे हैं।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? द्रविड़ों ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल के समय में हुआ था ये बातें। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह दी गई है अर्थशास्त्र में, जो कि किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो दोस्तों मनुस्मृति में बोला गया है कि पुनर्विवाह बिल्कुल वर्जित है। 38वें खंड में ऐसा बोला उन्होंने। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो दोस्तों विदेशियों को व्रात्य क्षत्रियों का दर्जा दिया गया मनुस्मृति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किस न किस समय पर आए हैं? तो उनका अब आप बता दीजिए क्रमण काल। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएंगे दोस्तों इसमें से सबसे पहले मेघस्थनीज, क्योंकि ये मौर्य काल में आया था लगभग 200 BC के आसपास। ठीक है, यह हो गया। अगला हो जाएगा आपका हायान, उसके बाद फिर गुप्त काल में आया था। उसके बाद फिर उसके थोड़ी समय बाद फिर आया था वेनसांग, लगभग हर्ष के समय। ठीक है, 600-700 शताब्दी में। उसके बाद कहे इत सिंह आया था। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचियों को सुमेल करना है। सूची 1, सूची 2 में देख लेते। सूची 1 में दिया है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। और सूची 2 में दिया प्रियदर्शी, सेंट्रोकोटस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। चाणक्य का हम विष्णुगुप्त लगा दिए, अशोक का हम लगा दिए प्रियदर्शी, बिंदुसार का लगा दिया अमित्रघात, और चंद्रगुप्त का लगा दिया सेंट्रोकोटस। इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही मिल रहा। अंतिम मौर्य शासक था। तो दोस्तों अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, और ये बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 BC में करी गई और मौर्य काल समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके प्रधान सेनापति शुंग ने की। ये बिल्कुल सही है, पुष्यमित्र शुंग है। अगला कथन है, अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया ले। यह भी बात बिल्कुल सही। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित करा था। आंध्र ने, तो आंध्रों ने नहीं करा था, यही बात तो आपको बताना है। ठीक है, किसने? सॉरी, आंध्र ने ही तो किया था कण्व वंश के राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रणयम था। तो दोस्तों प्रणयम जो था वो आपातकालीन कर था। ठीक है, एक प्रकार का टैक्स था। 129वां है, ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो दोस्तों ऐसा किसने ध्यान दिया था? तो ऐसा ध्यान दिया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था। पुष्यगुप्त वैश्य ने, उसके जो वहां का शासक था, गवर्नर था, उसने किया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख है? तो दोस्तों वह है स्कंदगुप्त के महाक्षत्रप रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो कहाँ पाया गया? नाम पाया गया है अशोक का अभिलेख, तो वह पाया गया है महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी की गुफा में 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के नाम उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित करने वाले हैं। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो दोस्तों यही तो गलत हो गया, 6वीं शताब्दी के ना होकर ये 2री या 3री के है। ठीक है, ध्यान देना। अगला है, मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यह पारखम, जो कि बिहार में स्थित है, वहां से प्राप्त हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? तो लोथल एक एंशियंट डाकयार्ड, डाकयार्ड मतलब गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाथा, सही है। सारनाथ, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, यह भी सही है, पहली बार वहां पर बुद्ध ने उपदेश दिया था। राजगीर, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, तो दोस्तों यह भी बात सही नहीं है, यही बात। ठीक है, यह लायन कैपिटल ऑफ अशोका नहीं थी, और ऑप्शन आपका यह गलत हो जाएगा। तो 3 गलत अगर काटेंगे तो हर जगह 3-3 है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, तो आप सही जान रहे हैं, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह मौर्य काल का अंतिम क्वेश्चन भी। ठीक है,
विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय है, तो दोस्तों यह विषय है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्लभ संधियों के बारे में। इस तरीके से ऑप्शन आपका यह टॉपिक समाप्त होता है मौर्य काल। अब हम प्रिलिम्स के ब्रह्मास्त्र नामक सीरीज में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को घटना चक्र से कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में अभी तक हमने देख लिया है कि हमने 5 से लेकर 6 टॉपिकों को कंप्लीट करा दिया है, जिसमें से हमने मौर्य काल, वैदिक काल, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और 6ठी शताब्दी के जो प्रमुख संबंधित क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा दिया है। अब हम आज के इस क्लास में मौर्योत्तर काल के टॉपिकों को यानी उसके क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से संबंधित, वह है निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, जो कि प्रथम हिंद एवं शासक था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो दोस्तों अगाथोक्लीज नामक शासक के, जो कि अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए, जिन पर वासुदेव, जिन्हें कृष्ण कहा जाता है, और संकर्षण का चित्र उत्कीर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समायिक नहीं है? तो दोस्तों मिलिंद नहीं है। मिलिंद, बाकी लोग, यह लोग गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, बिंबिसार, यह सब उसी के टाइम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? तो दोस्तों काव्य शैली का वही महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख, एकदम इसकी एक एक बात याद रख लो। किस अभिलेख में जूना रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों को वर्णित है? भाई जूनागढ़ अभिलेख, फटाका आपको आंसर मारना है इसका बिना देखे। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो दोस्तों रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, और इसका निर्माण तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक जो गवर्नर थे सौराष्ट्र के, पुष्यभूत, उन्होंने करवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करी थी? रुद्रदामन ने करी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ताम्र के यानी तांबे के कार्दमकों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गोल्डोफर्निच और फिर बिम कड़फिसस भी बोल सकते हैं इसको पूरा। और दूसरी सूची में दिया पहलव, कुषाण, हिंद, यूनानी, शक। तो रुद्रदामन आपको बता दें, तो दोस्तों रुद्रदामन जो था वह शक था, जो डेमेट्रियस है वह हिंद यूनानी था, जो गोल्डोफर्निच है वह पहलव है, और बिम कड़फिसस कुषाणी है। ठीक है, इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देख ले, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, यह एकदम सही बैठ रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया है? तो दोस्तों कुषाणों ने जारी किया, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? किस एक शासक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऐसा कुषाणों ने किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन है? तो दोस्तों कनिष्क ने बुद्ध के सिक्कों का अंकन कराया था। और एक बात और है, आपको पता ही होगा कि कनिष्क जो था उसने कश्मीर यानी कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति भी आयोजित कराई थी, अभी बात आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सर्वप्रथम बिम कड़फिसस, कुषाण वंश का शासक, इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग में किया था? तो दोस्तों बिम कड़फिसस, जो कि सर्वप्रथम भी जारी किया था, नियमित भी इसने किया था। ठीक है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो दोस्तों स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर बिम कड़फिसस ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है, कार्तिकेय शंकर भगवान के दूसरे पुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि क्या है? तो दोस्तों कनिष्क का जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा वह 81 ईस्वी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो दोस्तों उसका हुआ था 78 AD में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे।
शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो शक संवत दोस्तों 78 एडी में किया गया था, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो दोस्तों 135 वर्ष होगा। क्यों? वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है, तो इसमें 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त हो जाता है। दोनों को जोड़ोगे तो 135 आएगा, सीधी बात है, इसमें कुछ देखना ही नहीं, ठीक है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो सेम टू सेम बात 22 मार्च या 21 मार्च को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों विक्रम संवत 57 BC से प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। डिस्कशन एकदम कंप्लीट होना चाहिए, आपको गलती नहीं करना, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए बात है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो भाई सीधी बात है, इसमें से 78 घटा दो तो वही होगा, सीधा 131 आ जाएगा फटाक। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। इसमें दिया है 4 लोगों के नाम, पहला दिया अश्वघोष को, फिर वसुमित्र को, फिर कालिदास को, फिर कम्मन को। अब इसमें से बता रहा है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो भाई ये कालिदास को पहले काट दो तो गुप्तकालीन थे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम सीधा सीधा काट दो कम्मन को भी, कम्मन भी उसके टाइम के नहीं थे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से 2 लोग बचते हैं, पहला दूसरा, ऑप्शन सी आपका सही। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसका समकालीन था? तो दोस्तों अश्वघोष था कनिष्क का समकालीन। निम्नलिखित में से कनिष्क के दरबार से कौन संबद्ध नहीं था? तो दोस्तों पतंजलि जी नहीं थे, ठीक है, पतंजलि इनके दरबार से नहीं थे, ठीक है। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? तो कौन नहीं गया था? विशाखदत्त नहीं गया था। विशाखदत्त को आपने देखा, वो तो भाई गुप्तकालीन था ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं हुआ? तो दोस्तों रबतक अभिलेख जो अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से प्राप्त हुआ, बहुत दूर दूर से प्राप्त हुआ भाई, है बगलान प्रांत जो कि सुर्ख कोटल, वहां पे एक स्थान उसके निकट रबतक है, ठीक है। तो इस तरीके से श्रावस्ती इसका आंसर सही है, श्रावस्ती में इसका नाम प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों किसने की थी? भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन है, जीवक ने भी की थी। जीवक जानते हैं ना, जीवक वही बंदा जो बिंबिसार का दरबार में रहता था, और जीवक और बिंबिसार ने इसी को कहाँ भेजा था? अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत को जब अतिसार रोग हुआ था तब भेजा था भाई। तो चरक भी था और जीवक भी था। इस तरीके से इन्होंने तक्षशिला से अध्ययन किया। तो आपका सी और डी दोनों सही हो रहा है, इसमें ध्यान देना आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान थे? तो दोस्तों शुंगों के पूर्वज कहां से थे? उज्जैन से थे, ध्यान देना। शुंग के पूर्वज मूलतः उज्जैन से थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान देना आपको। शुंग वंश के किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कौन आया भाई? आपको पता होना चाहिए बातें। तो कड़ो वंश आया, जिसने अंतिम राजा देवभूत के अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार दिया गया। तो वासुदेव कड़ो वंश का स्थापना करता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोला जाता था? तो शुंग, पुष्यमित्र शुंग बोला जाता था भाई। अगला क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था, ठीक है। तो कौन? सातवाहन था, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो दोस्तों सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। किस चीनी जनरल कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को किसने हराया था? पांचाऊ नाम का एक बंदा था, चीन का प्रसिद्ध सेनापति, वह हान वंश के संबंधित था। उनके नरेशों के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ था, ठीक है, यह आपको याद रखना, पांचाऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो दोस्तों एक तो मौर्य को आप जानते हैं, और एक कुषाण को भी आप जान ले, क्योंकि कुषाण जो था वह भी तो भाई अफगानिस्तान कब तक उसका शासन प्रारंभ हुआ था, उसका शासन स्थापित था। आपने अभी रबतक अभिलेख का नाम नहीं सुना, जो कि बगलान प्रांत अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। तो ठीक है, तो ये बात आप सही है, दोनों सही है इसमें, बी और सी।
बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल से आरंभ, उससे रट मार लो, इसे कोई और टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है, रट मार लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट बैराट से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप IMP लगा लो इस पे, ठीक है। बैराट बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान से संबंधित है यह बैराट। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें बताया है कि जो कलाकारी वगैरह है, संस्कृति है, उससे संबंधित है, आप कौन किसी सुमेलित नहीं है, बात बतानी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृद भांड, कुषाण गांधार शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्रकारी। तो दोस्तों आपको बता दें, चित्रित धूसर मृद भांड, यह तो भाई उत्तर वैदिक और वैदिक काल से संबंधित, यह बात गलत। मुगल अजंता चित्रकारी बिल्कुल गलत। मराठा पहाड़ी चित्रकारी कहाँ से करेंगे, पहाड़ी वह सब गलत है, तो आपका ऑप्शन बी सही, ठीक है, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, कला की गांधार शैली निम्न किसके समय में फली फूली? तो दोस्तों कुषाणों के समय में गांधार शैली चर्चा में आई। शक छत्र के काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 201:35 था। रट्टा मारो सीधे इसमें, ठीक है, कोई कुछ और नहीं करना इसमें। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सूची ए में दिया राजवंश, इसमें दिया है सिक्कों की धातुएं, तो इसमें दिया है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र मुद्रा थी इनकी, मुद्दा याद आ रहा भाई देखो, ठीक है, इनकी ताम्र स्वर्ण एवं ताम्र मुद्रा थी, गुप्त स्वर्ण एवं रजत थी, सातवाहन थी स्वर्ण, कलचुरी थी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। तो दोस्तों इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सातवाहन। सातवाहन को आप तो जानते हैं, तो शीशे के सिक्के चलाते थे यार, यह गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 में दिया गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हा, फिर तक्ष शिलालेख। सूची 2 में दिया मीनांडर, फिर पतिक, फिर कुषाण, फिर रुद्रदामन। तो दोस्तों गांधार कला अगर आपको बता देते हैं कुषाणों से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख आपको बताते तो रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित है, मिलिंद पन्हा तो मीनांडर से संबंधित है, तक्ष शिलालेख पतिक से संबंधित है। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह है अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था। तो दोस्तों पता है अफगानिस्तान का बमियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बुद्ध प्रतिमा की स्थापना कुषाणों के शासनकाल में शायद किसी ने लगवा दी थी और उन्होंने तोड़वा भी दिया इसको, ठीक है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण, उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं, सीधा आंसर इसका। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो दोस्तों यह है भारतीय और यूनानी कला का, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो दोस्तों किसका होता था? गांधार मूर्ति कला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत के आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक सही कालानुक्रम क्या? कई बार देखो अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तो आपको बताया था यूनानी, ईसा, कुषाण, यह सबसे पहले सीधे बात है आपका। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो किसने किया था भाई? डेरियस प्रथम नाम का एक बंदा था, उसने किया था सबसे पहले। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो दोस्तों आपको बता दिया कि इन सब में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या तो मध्यकालीन के आसपास आए थे, या सातवाहन तो BC में आया था, समझ रहे हो ना, वहां से आया था यह, ठीक है, सबसे पुराना भाई होगा। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो भाई इसमें सीधा रट्टा मारना, कुछ करना नहीं है भाई, मत्स्य पुराण में मिलती है, ठीक है, सीधा रट्टा मार लो। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सातवाहनों की राजधानी थी? सीधा बात भाई प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, उसी को कहा गया, ठीक है। निम्न लिखित शासकों में से किसने एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? किसके लिए एका ब्राह्मण कहा जाता था? बहुत भाई गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेल करने वाला है, एक तरफ राजवंश एक तरफ राजधानी। पहले राजवंश में दिया शुंग, सातवाहन, कदम्ब, चंदेल। राजधानी में दिया महोबा, बनवासी, पैठन, पाटलिपुत्र। भाई तो आपको बता दे, सातवाहन को पैठन लगाइए, शुंगों को लगाइए पाटलिपुत्रा, कदम्बों को लगाइए भाई, चंदेल को महोबा लगा दीजिए, कदम्बों को बनवासी लगा दीजिए। इस तरीके से आपका कौन सा आंसर सही बैठ रहा? ए वाला पोर्शन सही बैठ रहा, ठीक है भाई। शुंग, पाटलिपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम्ब, बनवासी, चंदेल, महोबा। निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित करना दोस्तों, इसमें पहले सातवाहन को, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। तो भाई आपको पहले बताया सातवाहन सबसे पहले, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 1 2 3 सीधा लगा दीजिए, यहाँ पे डी आंसर सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए हैं, इसमें से कथन और कारण दिया गया। अभिकथन में क्या लिखा गया देखते हैं। सातवाहन में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाना। इसमें से 2 विरोधाभास की स्थिति है, तो इसमें से तो देखो एक तो गलत होने वाला है, ठीक है। शायद एक तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन हो सकता है कि दोनों भी सही हो जाए, ठीक है।
पहले करिए सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बात सही है। सातवाहन राजा ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाना, बिल्कुल सही है। दोनों कथन अभिकरण और अभिकथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो दोनों इसका भाई ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा, सातवाहन नरेश कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों दोनों बातें बिल्कुल सही है, अभी अगले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का प्रथम राजा प्रवरसेन था और बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। इसमें से दोस्तों आपका कथन सही है भाई केवल एक, यही वाकाटक आए थे सातवाहन जब छीड़ हुए थे, खत्म हो रहे थे। ठीक है, राजा प्रवरसेन, ये बात गलत है, यह भी बात गलत है, तो आपका ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिली? तो दोस्तों अमरावती में मिली है ऐसा बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक। तो दोस्तों आपको बता दें क्लासिक गौतमी पुत्र का सही है, हाथी गुम्फा खारवेल का सही है, भीतरी पुलकेशन दी है, यही तो गलत है दोस्तों, यह तो स्कंद गुप्त का है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया? तो दोस्तों इक्ष्वाकुओं को शायद कहा गया है श्री पर्वतीय। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, इक्ष्वाकुओं को पुराणों में श्री पर्वतीय नाम से बोला गया भाई। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया है, कथन में दिया है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, और कारण में दिया है उनकी सुसंगठित सैन्य नौसेना उच्च कोटि की थी। बिल्कुल बात गलत है यार, कहाँ उच्च कोटि के उस समय नौसेना थी किसी की? बात यही सही है। ठीक है, तो आपका ए सही है, आर गलत है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल आपको कितनी बार बताया है जैन धर्म से संबंधित और हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, महापदम नंद के नंद वंश के कुछ शासकों को उसने पीटा भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? तो दोस्तों खारवेल जैनी था प्रमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों जो खारवेल व चेदी वंश से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? सेम क्वेश्चन, खारवेल सही। अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है? तो दोस्तों चेदी वंश से संबंधित है खारवेल का। हाथी गुम्फा का अभिलेख है किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार करने को दिया। पहला कथन दिया इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, बिल्कुल बात सही है, एकदम बात सही। ठीक है, और उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं। भाई ये तो फैक्ट वाला एकदम पूछ लेता तो समस्या होती है, समझ रहे? तो ये भी बात हालांकि सही है, आप इसे रट डालो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, यही तो गलत है भाई। खंडगिरी गुफाएं भाई हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी में है ना कि खंडगिरी में, तो पहला दूसरा तो सही, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यह देख लो। अगला क्वेश्चन, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो भाई जस्टिनियन जो था, जस्टिस इसी के नाम से पढ़ा था, तो जस्टिनियन विधि से संबंधित था, न्याय विधि से। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो दोस्तों एक बात बताए, पेरिथ्री ऑफ इरिथ्रियन सी को किसी ने अब तक जान ही नहीं पाया किसकी लिखी। तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मौर्योत्तर काल को भी हमने समाप्त कर लिया दोस्तों। अब अगले टॉपिक में गुप्त एवं गुप्तोत्तर को समाप्त कर देंगे। दोस्तों एक बात आपको कमेंट करके बताना है, इसमें कोई समस्या इस क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट करके हमें सुझाव दें, हम उसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो यार बनता है, आप करिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।